हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका केएफए की पावर में। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा एवं नए नए प्रयास के वेरी शॉर्ट। आज हम इनके वेरी शॉर्ट देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर अपने इसी आपने इसी चैप्टर के एमसीक्यूज नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उससे आपकी बेसिक तैयारी हो जाएगी। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखते हैं, कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? कल सॉरी कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस मुद्दे पर की गई थी? तो देखिए, क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर है, पर इसको थोड़ा बना के लिखते हैं अपने पास से। इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो हम लिखेंगे कलकत्ता एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना। स्थापना भारतीयों को अरबी, फारसी तथा संस्कृत शिक्षा देने, नायक व प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्वान तैयार करने के लिए दी गई थी और परंपरा ज्ञान के संरक्षण हेतु की गई थी। ठीक है, हो गया, छोटा सा है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत छोटा सा, इसको थोड़ा समझ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। अगर हम मतलब उतना ही करेंगे जितना उसमें लिख रहा है, या आपने नोट्स देखे होंगे, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, नोट्स में जितना लिख रहा है अगर आप उतना ही करेंगे तो वहां भी दिमाग से निकल जाएगा। बट अगर आप समझ के करेंगे तो ना यहाँ दिमाग से निकलेगा, जहां अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको तुरंत आंसर भी याद आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, तो कलकत्ता, वैसे इसमें लिख रहा है इन संस्थानों की स्थापना भारतीयों को अरबी, फारसी तथा संस्कृत शिक्षा देने, न्यायिक व प्रशासनिक कार्य करने के लिए विद्वान तैयार और परंपरा पारंपरिक ज्ञान संरक्षित करने हेतु दी गई थी। पर अगर मैं अपना लिखूंगी तो मैं इस तरीके से लिखूंगी कि कलकत्ता मदरसा, क्योंकि वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट में एक क्वेश्चन एक नंबर मिलता है इसमें, तो इतना भी अगर हम लिख देंगे तो एक नंबर हमें मिल जाएगा। कि मदरस वो सॉरी कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना भारतीयों को अरबी अरबी फारसी तथा संस्कृत शिक्षा देने, नायक न्यायिक व प्रशासनिक कार्य करने के लिए विद्वान तैयार करने और परंपरा पारंपरिक ज्ञान संरक्षित करने हेतु दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, बेकाले सॉरी बी नहीं है, मैकाले शिक्षा नीति मैकाले शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा? देखिए, मैकाले की मतलब शिक्षा क्या थी? दोषपूर्ण थी, पर फिर भी इसका भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? चलिए तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा। ये क्या इसका कौन सा मैं मैकाले की नीति से भारत में अंग्रेजी माध्यम व आधुनिक पश्चात शिक्षा का प्रसार हुआ। क्या हुआ? जो मैकाले थे उनकी उनकी शिक्षा नीति दोषपूर्ण तो थी, पर इससे हमारा भारतीय में क्या हुआ? भारत में मैकाले शिक्षा की नीति से भारत में अंग्रेजी माध्यम व आधुनिक पश्चात शिक्षा का प्रसार हुआ। नए शिक्षित वर्ग का निर्माण हुआ। क्या हुआ? मैकाले शिक्षा से, अगर आप समझ के लिखना चाहें तो इतना पहले सेंटेंस देख लीजिए। मैकाले शिक्षा नीति में भारत में क्या हुआ? अंग्रेजी माध्यम आया, वे आधुनिक पश्चात शिक्षा का प्रसार हुआ और नए नए शिक्षित वर्ग का निर्माण हुआ। 2 सेंटेंस हो गए, बस इतना याद कर लो। और आगे
चलकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास का मार्गदाता बना या मार्ग प्रशस्त प्रशस्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा विस्तार के संदर्भ में चार्ल्स वुड की सिफारिश लिखी है। देखिए वैसे अगर इसमें मोटा मोटा उठा लें तो उन्होंने क्या किया था, चार्ल्स बेबी डिस्प्ले 1854 में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में विस्तार पर बल दिया था। ठीक है, स्थायी भाषाओं में शिक्षा, सरकारी सहायता सहायता शिक्षक प्रशिक्षण तथा तथा अधिक प्राथमिक विद्यालय खोलने की सिफारिश की थी। बस आप ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे तो आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप उतारना चाहें, इसको नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और वरना मैं तो सीधा सा बोलूंगी कि इतना टाइम नहीं है तो आप समझ समझ के कर लीजिए, जिससे आपकी हेल्प हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा लिख सकें। क्योंकि समझ हमारी कभी नहीं जाती है, जो चीज हम समझ लेते हैं वो ऐसे समझ लो कि जैसे काई काई होती है जो पानी से आ जाती है, वो धरती पर अपनी पकड़ कर लेती है, उसी तरीके से समझ भी हमारे दिमाग में पकड़ लेती है, जैसे वो छूटती नहीं है, जैसे ही हमें क्वेश्चन दिखेगा हमें याद आ जाएगी। ठीक है, तो अगर वो कोई अगर ये क्वेश्चन आ जाए प्राथमिक शिक्षा में विस्तार के संदर्भ में चार्ल्स वुड की सिफारिश का उल्लेख कीजिए, तो चार्ल्स वुड डिस्प्ले 1854 में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर बल दिया था। 1854 में उन्होंने क्या किया था, शिक्षा के विस्तार पर बल दिया था। स्थानीय भाषाओं में सरकारी सहायता की थी। स्थानीय भाषाओं में शिक्षा सरकारी सहायता की अगर की ऐसे भी लिख सकते हो। फिर शिक्षक प्रशिक्षण तथा अधिक प्राथमिक विद्यालय खोलने की सिफारिश की थी। बस चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अब अपव्यय या अवरोधन का अर्थ बताइए। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इतना शिक्षा के मतलब प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय वो होता है, अपव्यय का अर्थ होता है पढ़ाई बीच में छोड़ देना। ठीक है, और अवरोधक का मतलब होता है कि किसी क्लास को बार बार करना है, उसमें फेल होकर दोबारा उसी में पढ़ना। ठीक है, तो अगर आप लिखना भी चाहें तो बना के लिख सकते हैं। वैसे तो आपका ये गया स्क्रीन पे, स्क्रीन वाला देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको मतलब बनाते कैसे मैं वो भी बता दूंगी, जैसे अगर थोड़ा बना के लिखना चाहे तो। देखिए अपव्यय का अर्थ है विद्यार्थियों का पढ़ाई बीच में छोड़ देना। ठीक है, ड्रप ड्रप आउट। अवरोधक का अर्थ है एक ही कक्षा में बार बार रुक जाना या फेल होकर पूर्ण उसी कक्षा में पढ़ना। ठीक है, तो ये तो रहा ऐसे। अगर आपको ये याद नहीं है पर आपको ये पता अपव्यय और अवरोधन क्या होता है तो आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अप अपव्यय का अर्थ अपव्यय का अर्थ है विद्यार्थियों विद्यार्थी का पढ़ाई बीच में छोड़ देना, इतना लिख दो। उसके बाद अवरोधक एवं एवं करके या वह करके लिख दो। वे अवरोधक का अर्थ एक ही कक्षा में बार बार रुक जाना या फेल होकर पूर्ण उसी में पढ़ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। आना चाहिए यार, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से अपना डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दें। ठीक है, चलिए तो अगर आपको डीएलएड की अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें डीएलएड, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग नियमित पढ़ रहे हैं। चलिए तो इतना तो कर सकते हैं आप मेरे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पी मोस्ट कार्य का पूरा नाम। वैसे तो इसने देखो सिर्फ कार्य का पूरा नाम पूछा है, तो पी मोस्ट से आप याद कर लेंगे। पी से प्रोग्राम, एम से मास, ओ से ओरी ओरिए ओरिएटेशंस ओरिएटेशंस
ओरिएंटेशंस, और एस से स्कूल, टी से टीचर। अगर नहीं, बस सिर्फ पूरा नाम पूछा और तो कुछ पूछा नहीं है, पर इसको थोड़ा और डीपली पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से पढ़ लेते हैं, कहाँ गया, यहाँ से पढ़ते हैं। पी मोस्ट कार्य का पूरा नाम, प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम ऑफ मास ओरी ओरिएंटेशंस ऑफ स्कूल, टीचर प्रोग्राम ऑफ मास। ये हिंदी में लिखा है, आप पढ़ लेना इसे। हिंदी में विद्यालय शिक्षकों का, अच्छा इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ ये भी पूछ सकता है वो कि पीमोस्ट का, पीमोस्ट कार्य का हिंदी में नाम लिखिए, हिंदी में पूरा नाम लिखिए। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, विद्यालय शिक्षकों, विद्यालय शिक्षकों का व्याप अभिविन्यास, अभी अभी सॉरी विद्यालय शिक्षकों का अभिविन्यास कार्य, इतना याद कर लेंगे, विद्यालय शिक्षकों का अभिविन्यास कार्य, या सेवारत सेवारत अध्यापकों का विस्तृत विस्तृत अभि अभिविन्यास कार्य कहा जाता है, जिसे एनसीईआरटी द्वारा 1986 में शुरू किया गया था। अगर वो आपसे पूछे कि पी मोस्ट पी मोस्ट पी मोस्ट कार्यक्रम कब से शुरू करवाया गया था, तो ये एनसीईआरटी द्वारा 1886 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चलिए एसओपीटी देखते हैं। एसओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित किया गया है? तो हमें पता है, देखिए एक एक हमारे पास ये भी है कि जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो सब मोस्टली, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ वो सभी प्राथमिक शिक्षा के लिए, पर मोस्टली ज्यादा ज्यादा प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयोग किए गए हैं, ठीक है। चलिए तो करते हैं। एसओपीटी कार्यक्रम कार्य प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए संचालित किया गया है। जो पूछा, अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ठीक है, फिर इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, सॉरी लिख दीजिए। ऐसे स्पेशल, ठीक है, ऐसे स्पेशल, ओ से ओरिएंटेशंस और पी से प्रोग्राम ऑफ प्राइमरी टीचर, ठीक है। उसके बाद कार्यक्रम प्रथम स्तर के अध्यापकों के लिए संचालित किया गया है ताकि उनके शिक्षण कौशल और गुणवत्ता में सुधार आ सकते हैं। अगर वो आपको पूछे कि किस किस लिए, मतलब किस लिए संचालित किया गया है, तो प्राथमिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं उनके लिए किया गया। क्यों किया गया? कि उनके शिक्षण कौशल को गुणवत्ता में सुधार कर सके, मतलब उसको और अच्छा कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित संक्षेप में लिखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश जो बेसिक शिक्षा है वो उसकी जो योजना है उसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, ठीक है। सार्वभौमिकरण करना है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, नामाकरण बढ़ाना है, विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है, ठीक है। जैसे मतलब विद्यालय का निर्माण भी करना है, उसका मूलभूत, ठीक है, सुविधाओं का विकास करना, तथा शिक्षा प्रशिक्षण करना है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मूलतः किन किन कार्यों से संबंध है, संक्षिप्त में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजना का मुख्य मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमिकरण सर्वभौमिकरण करना है, शिक्षा की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, नामक नामाकरण बढ़ाना है, विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं का विकास करना तथा शिक्षा प्रशिक्षण करना है, बस। और ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको अगर आप चाहें, वैसे तो इतना भी लिख देंगे तो आंसर मतलब आपका नंबर मिल जाएगा, पर अगर जैसे आपको थोड़ा, अगर हम ज्यादा पढ़ते हैं, वैसे भी देखो अगर हम ज्यादा पढ़ते हैं तो कम दिमाग में रहता है, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना चाहिए जितना हमारे काम लायक हमारे दिमाग में रहे। चलिए, तो ये भी देखिए इसी का आंसर है। ये दूसरा, पर हाँ अगर आपको इसको भी लिख देंगे तो भी आंसर आप वो सॉरी नंबर मिल जाएगा आपको, और आप इसे भी लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मुख्यतः कब से स्टार्ट हुई थी, ये इसमें भी लिख सकते हैं आप थोड़ा सा बना के, कि उसका सर्विक उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का
सर्वभूमिकरण शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, नामकरण बढ़ाना है, विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है, शिक्षा प्रशिक्षण करना है। और यह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब कौन से दशक में शुरू हुई थी? 1990 में। यहाँ भी लिख सकते हैं स्टार्ट में या लास्ट में। ठीक है, आपसे फिर यहाँ से कर लेते हैं परीक्षा मुख्य। 1990 के दशक में शुरू हुई और अब मिशन प्रेरणा समग्र शिक्षा के तहत का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सर्वभूमिकरण, देखो वही बात कह रहा है जो ऊपर कह रहा है वही नीचे कह रहा है, पर थोड़ा सा यहाँ बड़ा हो गया है, सर्वभूमिकरण। क्योंकि अगर ये मान लो उसमें भी आ जाए लघु में तो आप कर सकते हो। ठीक है, सर्वभू सर्वभूमिकरण गुणात्मक सुधार और बच्चों का नामकरण बढ़ाना है। उधर नामकरण बढ़ाना तो बच्चों का ही नामकरण बढ़ाना है। यह परियोजना बुनियादी ढांचे यह परियोजना यह परियोजना बुनियादी ढांचे स्कूल भवन, वो कहा था ना मूलभूत निर्माण मतलब सुविधाओं का विकास करना, वही वाली बात यहाँ है। शिक्षक प्रशिक्षण निशुल्क पाठ्य पुस्तक और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा से जुड़ी है। चलिए, हाँ तो इसमें हम थोड़ा सा भी लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों से जुड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं तो मेरे चैनल पर इसकी एमसीक्यूज वाली वीडियो पहले से ही अपलोड है, उसे जरूर देख लें। उससे आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आपको एमसीक्यूज भी याद होंगे तो, क्योंकि इसमें 15 तो एमसीक्यूज ही आते हैं, 15 एमसीक्यूज आते हैं और 15 ही वेरी शॉर्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, और देख ली है तो अच्छे से देखिए जिससे वो आपको लर्न हो जाए, आपको अच्छे से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। चलिए, विद्यालयोन्मुखी कार्य से आप क्या समझते हैं? चलिए ऐसा समझ लीजिए कि विद्यालयोन्मुखी कार्य हमारे सामने हो रहे हैं, अब हम उनसे क्या समझेंगे। ठीक है, समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि रट्टाफिकेशन काम नहीं आती है। अगर हम कितना भी रट लें एंड टाइम पे हम भूल ही जाएंगे। इसी वजह से आप अच्छे से समझ के पढ़िए, और अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप हेडफोन लगा लीजिए और सुनते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूरा समझा रही हूँ। ठीक है, और अगर लिखना है तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए जिससे आप साथ के साथ लिख सकें। अगर आप लिख लेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो चीजें रहेंगी। आप वीडियो का बार बार देखेंगे तो उससे टाइम भी जाता है। आप लिख लेंगे तो एक बार में पढ़ के आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए लिख लिए, सॉरी, क्वेश्चन को देखते हैं। विद्यालयोन्मुखी कार्य से आप क्या समझते हैं? अब मान लीजिए विद्यालयोन्मुखी कार्य हमारे सामने हो रहे हैं तो हम क्या समझेंगे उनसे? विद्यालयोन्मुखी कार्य वह कार्य हैं जिसमें शिक्षा और परिशिक्षण की विधियां सीधे विद्यालय से जुड़ी होती हैं। बस अगर आपसे कोई बोले कि विद्यालयोन्मुखी कार्य से आप क्या समझते हैं, तो विद्यालयोन्मुखी कार्य वह कार्य हैं जिसमें शिक्षा और प्रशिक्षण की गतिविधियां सीधे विद्यालय से जुड़ी होती हैं, ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और विद्यालय के विकास में सुधार हो सके। बस सीधी विद्यालय से जुड़ी होती हैं ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और विद्यालय के विकास में सुधार हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी का है, देखिए ये। हम्म, आगे आ गई तो हम क्या हो गया? हाँ ये देखिए, अब 6 पे चलते हैं। 6 आ गया क्या? हाँ ये गया। देखिए वो वाला भी आंसर आपका सही है और ये वाला भी सही है, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए अच्छे से आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें उसका नाम भी दिया है, मतलब विद्यालय मुखी कार्यक्रम, स्कूल
ओरिएंटेशंस प्रोग्राम, ठीक है, विद्यालयमुखी का यही है। एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्या है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए छात्रों और अभिभावकों को विद्यालय के वातावरण क्या करना है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्या है? विद्यामुखी कार्यक्रम एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए छात्र और अभिभावकों को विद्यालय के वातावरण क्या करना है? नए अभिभावक छात्रों को मतलब उनके माता पिता और छात्रों को विद्यालय के वातावरण, नियमों, संस्कृति और शैक्षणिक अपेक्षाओं से परिचित कराना है। अरे आप ऐसे भी लिख सकते हैं सही, ठीक है। कंफर्टेबल बनाना है, ठीक है, सहज बनाना है, सीखने की प्रक्रिया से आसान, सीखने की प्रक्रिया क्या करनी है? आसान, आसान बनाना है। बस अगर वो पूछ ले आपसे, देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर वो उधर पूछ ले आपसे ऊपर वाला तो भी बहुत आसान है, और ये पूछ ले तो मतलब कोई सा भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो समझ में आए वो आप वह लिखिए, ठीक है। और वैसे तो ये वाला ज्यादा अच्छा है, अच्छे दोनों है पर ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये बहुत व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है। विद्यालय मुख्य कार्यक्रम क्या है? स्कूल ओरिएंटेशंस प्रोग्राम एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्या है? स्कूल मुखी कार्य क्या है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए छात्र और अभिभावकों को विद्यालय के वातावरण, नियमों, संस्कृति और शैक्षणिक अपेक्षाओं से परिचित कराया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को घर के माहौल जैसा निकालकर विद्यालय में माहौल सहज, कंफर्टेबल कंफर्टेबल बनाना और सिखाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है, ठीक है। बहुत इजी है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप मुझे ये बताइए, आपने एमसीक्यूज वाली क्लास देखी या नहीं? देखो दोस्तों, वेरी शॉर्ट आंसर पढ़ने से पहले एमसीक्यूज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आपने मेरी एमसीक्यूज वाली क्लास नहीं नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले उसे देख लीजिए, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। इससे आपको पूरा समझ में आएगा कि मैंने कब क्या पढ़ाया है और कैसे समझ में आना चाहिए। जाइए तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्व सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन किया गया है? चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमसे क्वेश्चन क्या किया है तो हम आंसर कैसे देंगे। तो देखिए क्या बोला है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन किया गया है। चलिए तो अब देखते हैं आंसर। पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण सर्वांगीण विकास के लिए, देखो यहाँ से इतना मिल जाएगा आपको, इसी में सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद, कहानियां, कथान, गीत। चलिए तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद, कहानी, कथान, गीत, संगीत, चित्रकला, नृत्य, पहेलियां तथा अन्य रचनात्मक और शारीरिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। हो गया बस। अगर आपसे वो पूछ लिया क्वेश्चन आ जाइए तो मतलब अब क्या, अच्छा शिक्षा अब क्या है? शिक्षा किसके अनुसार है? किसको केंद्रित करती है शिक्षा? शिक्षा बाल केंद्रित है, मतलब बालक के अनुसार है शिक्षा। तो क्या कह रहा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन किया गया है। तो इतना तो आप सेम ही लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक, अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु के लिए या हेतु के लिए खेल कूद, कहानियां, गीत, संगीत, चित्रकला चित्रकला और नृत्य, पहेलियां, है ना, पहेलियां,
तथा अन्य रचनात्मक और शारीरिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सर्व सर्व शिक्षा अभियान की सफलता क्रियान्वयन 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 सॉरी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन 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 हेतु मध्य मध्य भोजन योजना, निशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, बालिका शिक्षा परियोजना। अच्छा, सर्व शिक्षा मतलब वो अगर आपसे इतना पूछ ले, बाकी सब तो इसी में है। अगर वो आपसे पूछ लेगा सर्व शिक्षा अभियान की सफलता क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई गई है। तो इसमें सबसे पहली योजना आप लिख देंगे मध्य भोजन योजना, दूसरी लिखेंगे निशुल्क पाठ्य पुस्तक, तीसरी लिख देंगे छात्रवृत्ति, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, विद्यालय भवनों का निर्माण तथा शिक्षक प्रशिक्षण जैसी योजना चलाई जाती है। ठीक है, आगे लिखिए, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कस्तूरबा गांधी कस्तूरबा गांधी आवास कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की मॉनिटरिंग का क्या प्रभाव है। चलिए देखते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की मॉनिटरिंग जिला व राज्य स्तर के अधिकारियों विद्यालय प्रबंध समिति तथा नियमित निरीक्षण के माध्यम से की जाती है, जिससे शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। अच्छा, अगर इसमें से अगर हम मोटा मोटा उठा लें जिससे हम क्वेश्चन में आंसर बनाने में हमारी हेल्प हो जाए, तो पूछ रहा है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की मॉनिटरिंग किस किस प्रावधान मतलब क्या प्रावधान है उसका। तो इसमें से आप यहाँ तक से सेम ही आप इतना कर लेंगे। उसके बाद देखिए वो किस पे, देखिए जिला व राज्य स्तर के अधिकारी विद्यालय प्रबंध समिति तथा नियमित निरीक्षण के माध्यम से की जाती है। और क्यों की जाती है, जिससे शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27 वाला देखते हैं। भारत की निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा भारत की निशुल्क, देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैसा पता कभी कभी क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन वो हमसे कुछ और पूछ रहा है और आंसर हम कुछ और दिए आते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन हमसे क्या किया जा रहा है, क्या पूछ रहा है। भारत की निशुल्क भारत की निशुल्क तथा अनिवार्य भारत की निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयां बताइए। निशुल्क जो अनिवार्य शिक्षा है उसकी मुख्य कठिनाइयां बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझाएंगे। भारत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाइयां हैं। कौन कौन सी कठिनाइयां, देखिए गरीबी है, अशिक्षा है, ठीक है, अशिक्षा है, विद्यालयों की कमी है, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, बाल श्रम है तथा सामाजिक जागरूकता की कमी है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ ले कि भारत में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयां क्या है, तो अगर आप अपने पास से भी इसको बना के लिखना चाहें तो उसमें भी आपको आंसर मिल जाएंगे। बस आपको मेन पॉइंट पता होना चाहिए जो इसमें बहुत जरूरी है। जैसे कि इसमें उन्नति में कठिनाइयां हैं, जैसे गरीबी, अशिक्षा, विद्यालयों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, बाल श्रम और समाज की जागरूकता। भाई समाज भी हमारा कम ही है, जागरूकता कम ही है, ये मुख्य कठिनाइयां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, जिला देखिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीति के विषय में संक्षिप्त में समझाइए। अच्छा, उसकी रणनीति क्या है, चलिए। अच्छा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य को देखो डीपीईपी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, डीपीईपी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी की रणनीतियों में जिला स्तर पर केंद्रीयकृत
योजना, सामुदायिक की भागीदारी। हाँ, ये देखिए इसमें क्या-क्या चाहिए, इसमें ये तो है जो है और इसको याद रखना है। इसको डीपीईपीवी की रणनीति में जिला स्तर पर केंद्रीयकृत योजना समुदाय की, जो समुदाय है हमारा, समुदाय की भागीदारी चाहिए। बालिका व वंचित वर्गों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो हमारी बालिका शिक्षा और जो वंचित वर्ग हैं, उनकी शिक्षाओं पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। नाम नामांकन बढ़ाना चाहिए, नामाकरण हमें बढ़ाना चाहिए तथा शिक्षक प्रशिक्षक द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। सुनिश्चित शामिल है या करनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, देखो दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या मैं थोड़ा से भी आपको आपको समझा पा रही हूँ या मेरे मेरे थ्रू क्वेश्चन आपको जो मिल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान किन किन तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अच्छा, संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं, सॉरी ये टाइपिंग में गलती होगी, किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चलिए, संपूर्ण साक्षरता अभियान की तीन विशेषताएं। स्वैच्छिक भागीदारी द्वारा निरीक्षणों को शिक्षित करना, एक हो गया। नंबर 2 पे लिखेंगे हम क्षेत्र आधारित कार्यक्रम जिला स्तर पर, मतलब क्षेत्र आधारित जिला स्तर पर। चलिए, ये नंबर 3 है। सामुदायिक व पंचायत राज संस्थानों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये हमारे हो जाएंगे लघु, ये लघु हैं, पर मैं आज नहीं कराऊंगी, इनको मैं अगली कक्षा में कराऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आज कराया तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और उससे आप भी बोर हो जाएंगे और फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए इसको अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं 30 वाले को। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1909, सॉरी 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 सॉरी, शिक्षा अधिकार, हाँ यार दिमाग, शिक्षा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है, ठीक है। ये आपका क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं ये बताइए। चलिए देखते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा से आशय है। अच्छा, किससे आशय है ये तो आपको पता ही, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, एक कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। अरे अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है ये वाला कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है, तो आप लिख देना, यहाँ तक तो सेम ही लिखेंगे आप, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार, अनुसार प्रारंभिक शिक्षा, देखो यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा से आशय है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को निःशुल्क क्या करना है, हमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। ओनली हो गया, बस खत्म। चलिए तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पढ़े प्रारंभिक शिक्षा एवं नवीन प्रयास के वेरी शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप डीएलएड की पूरी तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इसी टॉपिक के एमसीक्यूज की वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, उसे जरूर देख लें। मिलते हैं अगली कक्षा में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।